Assalamualaikum students. Hope you all are fine and doing well. This is Sir Maz Riaz. इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 स्टेशियोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 जो कि न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होगा। अगर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो की बात करूं यानी लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने स्टेशियोमेट्री की बेसिक्स पर बातचीत की थी कि स्टेशियोमेट्री होती क्या है, स्टेशियोमेट्री में हम किन किन अजम्पशंस को फॉलो करते हैं, मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है, एवोगाड्रोस नंबर यानी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं। ये तमाम बातें हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कवर कर ली थी और इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 के अंदर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड की किताब के ही न्यूमेरिकल्स हैं आगाज के। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल यानी एग्जाम्पल 4.1 से। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4.1 से। एग्जाम्पल 4.1 का क्वेश्चन जो है वो ये है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। अगर हम बात करें अपने प्रीवियस लेक्चर की तो उसमें मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी गैस है और उस गैस का अगर 1 मोल है और कंडीशन एसटीपी है तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब और यही हमारे पास मोलर वॉल्यूम कहलाता है। तो इस न्यूमेरिकल में बस फर्क इतना है कि कंडीशन तो आपके पास एसटीपी है, बस मोल्स 1 नहीं है, मोल्स हैं 2.5। तो इस केस को भी डिस्कस किया गया था कि जब मोल्स अदर देन 1 होते हैं तो सिंपली हमें मोलर वॉल्यूम को मोल से मल्टीप्लाई करना होता है और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसके डेटा को देख लेते हैं, डेटा में गिवन रिक्वायर्ड दोनों आ जाएगा। तो सबसे पहले डेटा में गिवन आपके पास क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स जो कि 2.5 है और साथ में चूंकि कंडीशन एसटीपी है तो हम मोलर वॉल्यूम की वैल्यू का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि होती है Vm इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। एंड हमें मालूम क्या करना है, हमें वॉल्यूम मालूम करना है। और तो अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा कि जो मोलर वॉल्यूम है उसको हम मोल से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया और इस फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 2.5 और मोलर वॉल्यूम की जगह पे 22.414 पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और आंसर आपके पास आ चुका है विच इज 56.035 डेसीमीटर क्यूब। तो ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी जो मैं आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने की थी और अभी भी करूंगा कि हमारे एसएलओज फेडरल बोर्ड के एसएलओज में कंडीशन सिर्फ एसटीपी ही मेंशन है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको वॉल्यूम डिटरमाइन करना है तो लाजमी एसटीपी गिवन होगा, अदर देन एसटीपी की कंडीशन नहीं आती। इसके बाद आपने करना ये है कि एग्जाम्पल 4.1 के बाद अगर मैं बुक के फ्लो को देखूं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.1 भी है और उस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको वॉल्यूम जो है वो दे दिया गया है और आपको मोल्स निकालने हैं। तो आपने अपनी बुक से क्वेश्चन को कॉपी करके इसको एज होमवर्क में कर लेना है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 4.1 कवर हो चुकी है और साथ में CAE 4.1 आपने होमवर्क के तौर पे करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4.2 को और इसका क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस व्हिच हैज डेंसिटी ऑफ 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। तो हमें कहा यह जा रहा है कि एक गैस है, उस गैस का कोई नाम मेंशन नहीं है, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला मेंशन नहीं है, हमें गिवन बस ये है कि उसकी डेंसिटी हमें पता है और कंडीशन पता है एसटीपी और हमें निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हम लोगों ने यानी आप लोगों ने सबने मॉलिक्यूलर मास की टर्म से तो हम वाकिफियत रखते हैं और मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बस फर्क इतना सा है कि मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है AMU और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होगी ग्राम। तो सिंपल यूनिट का डिफरेंस से अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बोथ आर सेम। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेटा पर बात कर लेते हैं तो डेटा में हमें गिवन है डेंसिटी और हमें निकालना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और हम जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और चूंकि हम गैस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो मास इन ग्राम्स ऑफ अ गैस हो जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ अ गैस आ जाएगा। अब हमें मॉलिक्यूलर मास यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है और हमें गैस का कोई नाम नहीं पता, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता, वरना तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते। ऑब्वियसली हमें डेंसिटी दी हुई है तो उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा।
तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब इस फार्मूले में हमें करना ये है कि चूंकि मुझे मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तरफ जाना है और मैं ये जानता हूँ कि अगर कुछ भी करके कंडीशन को अगर मैं 1 मोल कर दूं, तो 1 मोल में हम जानते हैं कि मास इन ग्राम एग्जैक्टली बराबर हो जाता है मोलर मास के, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास सब आपस में बराबर हो जाता है। तो अब 1 मोल की कंडीशन को लगाएंगे कैसे? यहाँ पर फार्मूले में वॉल्यूम मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ पे पुट कर दूं 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो मैं जानता हूँ कि ये वॉल्यूम 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे यानी अगर मैं वॉल्यूम की जगह पे 22.414 रख देता हूँ, तो मास इन ग्राम की जगह पे मैं मोलर मास लिख सकता हूँ, और साथ में मुझे डेंसिटी तो गिवन ही है। तो और फिर मोलर मास आ जाएगा और मोलर मास की यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल। पर बस करना है क्या, उसी ग्राम पर मोल को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर हम उसी को लिख देंगे एएमयू में, तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। यानी हमारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, यानी सबसे पहले हम जैसे कि अभी हमने डिस्कशन करी कि अगर हम वॉल्यूम की जगह पे मोलर वॉल्यूम को रख दें, यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब क्यूब को, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 हो जाएंगे। और इस कंडीशन पर हम जानते हैं कि मास इन ग्राम एग्जैक्टली बराबर होगा मोलर मास के। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि डेंसिटी की जगह पे आ जाएगी 1.43 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि डेंसिटी हमें दी गई थी। मास इन ग्राम रिप्लेस हो चुका है मोलर मास से, और ये क्यों हुआ है, चूंकि हमने वॉल्यूम इस्तेमाल कर लिया है 22.414, जो कि 1 मोल की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मोल पर हम जानते हैं कि मास इन ग्राम मोलर मास के एग्जैक्टली बराबर होता है। तो सिंपल यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर जो वॉल्यूम है वो इक्वल्स टू की उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास मोलर मास का फाइनल आंसर आ चुका है, विच इज 32.032 ग्राम पर मोल। और अगर मैं इसी को ग्राम में लिखूंगा तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था, और अगर मैं इसको एएमयू में लिखूंगा तो ये सिंपल बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.2 का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तो हम आगे चलते हैं, और एक टॉपिक है जिसका टाइटल है स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड मोल रेशियो। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हमें आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ ही जाना है, लेकिन उसको देखने से पहले ना हमें कुछ बातों पर गौर करना है। वो बातें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो भी 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, उसमें कोई भी केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड नहीं थी। सिंपल एक सब्सटेंस था, अगर मुझे उसका मोल पता है तो मैं वॉल्यूम निकाल रहा था, अगर मुझे उसकी डेंसिटी पता है तो मैं उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा था। अब जो हम न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करने जा रहे हैं उसके अंदर होगी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी भी एक सब्सटेंस की मुझे क्वांटिटी पता होगी, और उस क्वांटिटी की मदद से मैं दूसरे सब्सटेंस की क्वांटिटी निकालूंगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ बातें हैं जो कि अभी तक हमने नहीं की, हम पहले वो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टर्म नजर आ रही होगी, विच इज स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। ये है क्या? स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं कि लेट सपोज अगर मुझे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे मोल दिया गया है, और अगर मैं मोल से मोल निकाल रहा हूँ, तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा मोल टू मोल रिलेशनशिप। अगर मैं मोल से मास निकाल रहा हूँ तो ये मोल मास कहलाएगा। इसी तरह मोल से वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो ये मोल वॉल्यूम कहलाएगा। अगर मैं मास से मास निकाल रहा हूँ तो ये मास टू मास कहलाएगा, और अगर मुझे गिवन वॉल्यूम है और मेरा रिक्वायर्ड भी वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाएगा। तो ये तमाम रिलेशनशिप्स कैसे अप्लाई होते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं, मोल रेशियो मेथड क्या होता है, अब इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, अभी मैं सिर्फ बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के से अगर हम मोल की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो हमें मोल्स के बारे में क्या पता लगेगा, हमें मोल के बारे में ये पता लगेगा। अगर हम मोल्स को देखेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन H2 रिएक्टेंट है, उसके मोल्स 2 हैं। अच्छा, सिंपल क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो आपका मोल बन जाएगा, और इस कोएफिशिएंट को मोलर कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अगर हम O2 का कोएफिशिएंट देखें तो 1 है, तो नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब इसी तरह प्रोडक्ट साइड पर H2O का कोएफिशिएंट 2 है, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो हम मोल्स की इंफॉर्मेशन इस तरह से निकालेंगे कि जो भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी जाएगी उसमें जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो जस्ट मोल्स कहलाएंगे। तो मोल की इंफॉर्मेशन मैं ऐसे ले सकता हूँ।
अगर मैं यहाँ से मास की इंफॉर्मेशन लूँ, तो मास की इंफॉर्मेशन मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी। मैं जानता हूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो H2 का 2 हो जाएगा और अगर मैं इसके कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 2 2 ज़ा 4 ग्राम आ जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं O2 का मास लिखना चाहूँ, तो O2 का मास कैसे लिखूँगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, मॉलिक्यूल O2 का 32 हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2। और सिंपल अगर मैं बात करूँ H2O का, तो H2O का किस तरह से आएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 का 2 हो जाएगा प्लस 16, 16 प्लस 2 18 और कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 ग्राम्स आ जाएगा। यानी मास के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा, उसका हम मोलर मास निकालेंगे और उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी मोल की इंफॉर्मेशन में जस्ट आपको कोएफिशिएंट लिखना है, मास के लिए एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है और मोलर मास निकालने के बाद कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास के लिए हो जाएगा काम। मास के अलावा तीसरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से वॉल्यूम की भी ले सकते हैं और वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, जहाँ सिंपल हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, कि मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी मेरे पास गैस है और उस गैस का अगर एक मोलर कंडीशन एसटीपी है, तो उसका हम वॉल्यूम ले लेते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जो कि मोलर वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ पे जस्ट आपने यही करना है कि जो भी आपके पास मोल्स हैं आपने उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, कि अगर हाइड्रोजन के मोल 182 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 22.414। इसी तरह ऑक्सीजन का एक ही मोल था तो डायरेक्ट वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम आ जाएगा और इसी तरह H2O के 2 मोल थे तो मोलर वॉल्यूम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन हम इस केमिकल इक्वेशन से ऐसे ले सकते हैं। और लास्ट अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ, तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम जानते हैं कि एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जहाँ पे 1 मोल होगा वहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे और फिर जहाँ पे 2 होगा तो 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। और इसी तरह जैसे हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर हो गया, O2 के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर हो गया और H2O के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर हो गया। तो हम किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 4 इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि मोल्स के बारे में हमें क्या पता लग रहा है, मास के बारे में हमें क्या पता लग रहा है, वॉल्यूम के बारे में हमें क्या पता लग रहा है और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में क्या पता लग रहा है। मोल को हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट लिख देंगे मोल के केस में, मास के लिए हम पहले एटॉमिक मास से मोलर मास निकालेंगे और मोलर मास को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। वॉल्यूम के लिए मोलर वॉल्यूम को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एवोगाड्रो नंबर को भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर हम इन्हीं चीजों को स्टेटमेंट की सूरत में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मोल के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, जो हमें नजर भी आ रहा है कि हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मोल का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ और ये प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के 2 मोल और उसी को हमने स्टेटमेंट में लिख दिया। अब अगर हम मास की स्टेटमेंट की बात करूं तो मास के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है और वाटर का 36 ग्राम बना रहा है। अब इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो सिंपल वही हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम H2 का रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 के वॉल्यूम के साथ। और O2 का कितना वॉल्यूम, क्योंकि O2 का कोएफिशिएंट 1 था तो 22.414 डायरेक्ट आ गया और ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ H2O। यानी जस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को बस स्टेटमेंट में जोड़ दिया हमने और लास्ट नंबर ऑफ पार्टिकल की स्टेटमेंट भी उसी तरह से आ जाएगी कि 2 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं 1 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ और कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो हमने इसी तरह से 4 स्टेटमेंट को लिखना सीख लिया कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 4 तरह से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और उसको स्टेटमेंट में इस तरह से हम जोड़कर लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने बेसिक्स की बात कर ली है, किस तरह से आपने इस स्लाइड के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमने बेसिक्स पर बात करी कि स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या होता है, स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं। अब ये मोल रेशो वाली बातें ना इंशाल्लाह भी आगे जाके कवर होगी। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों से बात करने लगा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि अभी हमने न्यूमेरिकल्स आगे जाके सॉल्व करने तो उससे पहले ही ये डिस्कस करना लाजमी है। एक कॉमन फीडबैक आता है बच्चों की तरफ से जब वो स्टेशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, वो ये है कि सर जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाते हैं तब तो हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाता है क्लास में, लेकिन जब हम कोई खुद से क्वेश्चन करते हैं, कोई अनसीन क्वेश्चन करते हैं, तो हमें अंदाजा नहीं हो पाता कि हमें किस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, मतलब हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हमारा रूट मैप क्या होगा, किस तरह से हमें सॉल्व करना है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब बच्चों का इस कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक जनरल स्टेशियोमेट्री मेथड बनाया, जिसको आप फॉलो करके कोई भी स्टेशियोमेट्री का न्यूमेरिकल होगा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड के स्टेप्स को आपने अच्छे से समझ लेना। जो भी बच्चा इसके तमाम स्टेप्स को समझ लेगा वो स्टेशियोमेट्री के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है ना, हम इस पर काम कर रहे हैं। और वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि नाइट्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन हो रहा है और अमोनिया गैस बन रही है। तो इसके क्या टिपिकल स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 पर। आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आपके पास सवाल आ जाता है। अब सवाल की क्या पॉसिबिलिटीज है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कोई भी एक क्वांटिटी आपको दे दी जाएगी। या तो आपको मास दे दिया जाएगा, या तो आपको मोल्स दे दिया जाएंगे, या तो आपको वॉल्यूम दे दिया जाएगा, या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये चारों क्वांटिटीज ही हमने पढ़ी हैं, और अगर इनमें से चारों क्वांटिटीज में से कोई एक क्वांटिटी आपको दे दी जाती है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले चीज आपके पास ये आ गई, ठीक है ना। और आपसे बोला क्या जा रहा है कि किसी दूसरी स्पीशी या सब्सटेंस की आपको कोई भी क्वांटिटी निकालो, ठीक है ना। मतलब किसी कोई एक क्वांटिटी दी जाएगी एक सब्सटेंस की, और आपको किसी दूसरे सब्सटेंस की कोई एक क्वांटिटी निकालनी है। तो उसके क्या नंबर ऑफ स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपको जो भी क्वांटिटी दी जा रही है ना, कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनटू मोल्स। आपको जो भी क्वांटिटी दे दी गई है आपने उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मास दे दिया गया तो आप मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। या अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम को आप 22.414 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड करेंगे, आपके पास अगेन मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तब भी आपके पास मोल्स आ जाएंगे। यानी अगर आपके पास मास किसी भी एक सब्सटेंस का दिया गया आपने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, या फिर वॉल्यूम दिया गया तब भी आपने मोल में कन्वर्ट कर लिया, या अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए तब भी आपने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। और अगर आपको मोल ही दिया गया है तो मोल को मोल में कन्वर्ट तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है, मतलब मोल तो ऑलरेडी मोल है, ठीक है ना। तो ये चार आपके पास केस होगा कि मोल दिया हुआ है तो फिर कोई कन्वर्जन नहीं होगी, मास दिया हुआ है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको भी मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं तो उसको भी मोल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कोई भी क्वांटिटी दी जाएगी, आपने उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना है। और कैसे करेंगे उसके लिए फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा। अब स्टेप नंबर 2 में हम लगाएंगे मोल रेशियो मेथड, यानी जिस सब्सटेंस का हमें जो भी क्वांटिटी दी गई थी और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है मोल में फर्स्ट स्टेप में। अब हम उसके मोल से ऐसे सब्सटेंस के मोल निकालेंगे जिसकी हमें कोई भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, सपोज कर लेते हैं कि आपको हाइड्रोजन का कोई भी या तो मास दिया हुआ था, हाइड्रोजन का या तो कोई वॉल्यूम दिया हुआ था, हाइड्रोजन के या तो कोई नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए थे, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया मोल में और आपके मोल आ चुके हैं 5 फॉर एग्जाम्पल। और आपको अमोनिया की कोई भी एक क्वांटिटी निकालनी है, अब वो कोई सी भी है, लेकिन इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जिसकी हमें क्वांटिटी दी गई थी जिसको हम मोल में कन्वर्ट कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में, हम हाइड्रोजन के मोल से उस सब्सटेंस के मोल निकाल लें जिसकी हमें कोई भी क्वांटिटी निकालनी है। तो वो अमोनिया है लेट्स सपोज। अब अमोनिया की हमें कोई भी क्वांटिटी निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी निकालना है। अभी हम इस स्टेप में हाइड्रोजन के मोल से अमोनिया के मोल्स निकालना है। और वो किस तरह से निकलते हैं, यहाँ पर हम इस स्टेप में लगाएंगे मोल रेशियो मेथड। और वो किस तरह से लगता है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि आप मोल टू मोल यहाँ पे लगा रहे हो, यानी एक सब्सटेंस के मोल से दूसरे सब्सटेंस के मोल निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मोल टू मोल मेथड यानी मोल रेशियो मेथड कैसे लगता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि इक्वेशन क्या कह रही है, ठीक है ना। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास आती है कि इक्वेशन के मुताबिक है, इक्वेशन क्या कह रही है। और इसमें हम दो चीजों का जिक्र करते हैं, और उन दो चीजों में से एक चीज होती है नोन और एक चीज होती है अननोन। और याद रखिएगा कि नोन का जिक्र पहले होता है, यानी हाइड्रोजन हमारा नोन का पार्ट है। यानी फर्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोजन की कोई भी क्वांटिटी दी गई थी जिसको फर्स्ट स्टेप में हमने उसके मोल में कन्वर्ट कर लिया, तो हाइड्रोजन हमारे पास नोन है। तो नोन का जिक्र पहले होता है, फिर इक्वल्स टू आता है, और फिर अननोन का जिक्र होता है। और
फर्स्ट स्टेप जो है यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हम इक्वेशन के मुताबिक लिखते हैं। तो आप इक्वेशन के मुताबिक का क्या मतलब हुआ, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर देख पा रहे हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको हाइड्रोजन का जो कोएफिशिएंट है वो 3 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट में 3 लिख दिया। ये हो गया हमारे पास नोन का जिक्र, फिर बीच में आ जाएगा इक्वल्स टू, फिर होगा अननोन का जिक्र, और अननोन NH3 और उसका जो कोएफिशिएंट 2 है तो आपने जस्ट यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 मोल्स ऑफ NH3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि इक्वेशन क्या कह रही है। सेकंड आ जाएगा यूनिटरी। अच्छा, यूनिटरी क्या होगा कि आपने जो भी आपका नोन वाली साइड है, नोन वाली साइड में जो H2 के मोल्स थे वो 3 लिखे हुए थे, आपने उस 3 की जगह पे लिख देना 1, तो 3 कहाँ चले जाएगा, 3 इक्वल्स टू की उस साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, यानी जहां पे 2 मोल्स ऑफ NH3 था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 में, ठीक है ना। तो यूनिटरी मेथड बस इतना होता है कि नोन वाली साइड पे कुछ भी लिखा हुआ है आपने उसकी जगह पे लिख देना है 1, और जो भी यहाँ पे पहले लिखा हुआ था वो इक्वल्स टू की उस साइड पे जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये हो गया यूनिटरी। अब यूनिटरी के बाद आखिरी चीज होती है गिवन। गिवन मतलब जो फर्स्ट स्टेप में जो भी क्वांटिटी गिवन थी हमें, जिसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया था और सपोज कर लिया था कि वो मोल्स 5 है, तो वो आखिरी में आ जाएगा और उस 5 से आप बोथ साइड्स पे क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, और इस स्टेप के बिल्कुल यानी आखिर में जो भी मोल का आंसर होगा वो आपके अमोनिया के मोल्स आ चुके होंगे। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर एंड होता है। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, अब जिस फॉर एग्जाम्पल हमें अमोनिया का कोई भी क्वांटिटी निकालनी थी, कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मास निकालना था या उसका वॉल्यूम निकालना था या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने थे, हमें मोल आ चुके हैं, तो फिर हम सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मोल को कन्वर्ट कर लेंगे मास में, और मोल को जैसे मास में कन्वर्ट करने के लिए हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें मास चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मोल से वॉल्यूम चाहिए तो हम 22.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो हम 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा एक जनरल स्टेशियोमेट्री मेथड है जिसको आप फॉलो करके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो स्टेशियोमेट्री में। मैं यहाँ पे इसकी तमाम बातों को रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कि आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना, और वो बैलेंस होना लाजमी है जैसे कि हमने लेक्चर 1 के अंदर कवर किया था। आपके पास इसमें किसी भी सब्सटेंस, जैसे अब यहाँ पे किसी भी में मैं सपोज कर लिया हाइड्रोजन, कि मुझे हाइड्रोजन की कोई एक क्वांटिटी गिवन थी, ख्वाह वो मास हो सकती है, ख्वाह वो वॉल्यूम हो सकती है, ख्वाह वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकती है। हम फॉर्मूला लगा के कुछ भी है हमारे पास, मास है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, कुछ भी है, हम फॉर्मूला लगा के उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो भी हमारे पास गिवन सब्सटेंस की जो गिवन क्वांटिटी थी उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने उसी मोल से उसके मोल निकाले जिसकी हमें क्वांटिटी कुछ भी निकालनी थी। फॉर एग्जाम्पल अननोन है अमोनिया, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के मोल से अमोनिया के मोल निकाल लिया, और हमें अमोनिया का आखिर में जाकर कुछ भी निकालना था, वो मास भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप में मोल से मोल में जाओगे, ठीक है ना, मोल रेशियो मेथड इसी को कहते हैं। अब वो उसका जाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहली स्टेटमेंट हम लिखते हैं इक्वेशन क्या कह रही है, सेकंड हम लिखते हैं कि यूनिटरी, फिर थर्ड लिखते हैं गिवन, और इक्वेशन में और इस पूरी स्टेटमेंट में हम पैटर्न क्या होता है, हमारा पैटर्न ये होता है कि पहले हम नोन का जिक्र करेंगे, फिर इक्वल्स टू होगा, और फिर अननोन का जिक्र करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में हम मोल से मोल निकाल लेंगे, और जब हमारे पास मोल आ चुका होगा तो फिर जो भी हमारा सवाल है, मतलब मोल्स फॉर एग्जांपल हमारा जो लास्ट रिक्वायर्ड था वो मास था, तो हम मोल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें वॉल्यूम मालूम करना तो हम मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। तो एक जनरल मेथड मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है जो इसके जरिए आप किसी भी न्यूमेरिकल को स्टेशियोमेट्री के सॉल्व कर सकते हैं। बस आखिर में मैं एक बात ये ऐड करूंगा कि अगर आपको स्टेशियोमेट्री में फॉर एग्जांपल सेम क्वांटिटीज में ही जाना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मास दिया हुआ है और मुझे मास ही निकालना है, तो उस वक्त फिर रेकमेंड किया जाता है कि आप मास को मास में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, इस मेथड से बच जाओ। अच्छा, लगा हर केस में सकते हैं, पहले ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी न्यूमेरिकल हो स्टेशियोमेट्री का आप लगा सकते हो, बस इसमें कुछ जगहों पे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ मुझे मास ही दिया हुआ है और मुझे मास ही निकालना है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे कि मैं मास से मोल में आऊंगा, मोल से मोल निकालूंगा, फिर मोल से दोबारा मास निकालूंगा। तो बेहतर ये होगा कि मैं मास से मास डायरेक्ट निकालूं, और वो कैसे निकालूंगे वो मैं आपको खैर आगे लेक्चर में बताऊंगा। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि इस तरह से बना लेते हैं कि अगर हमें सेम क्वांटिटीज में जाना है, यानी मास से मास में, मोल से मोल में, वॉल्यूम से वॉल्यूम में, या नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना है, तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। अच्छा, वो कैसे होंगी वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अगर मुझे डिफरेंट क्वांटिटी से डिफरेंट क्वांटिटी में जाना है,
तो मैं इसी मेथड को फॉलो करूंगा। या अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप चलें छोड़ें, आप इसी मेथड को तमाम न्यूमेरिकल में लगा दें, तमाम न्यूमेरिकल में सही आंसर आएगा और ये वैलिड है। तो आपकी मर्जी है, बस इसमें मतलब 2-3 बातों का ख्याल ये करना है कि आप इस मेथड का किसी भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकते हो। और लेकिन अगर आपको सेम क्वांटिटीज दे दी जाती हैं तो फिर बेहतर वही रहता है कि हम मास से मास में डायरेक्ट ही चले जाएं, क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम में डायरेक्ट ही चले जाएं, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल में डायरेक्ट ही चले जाएं। और अगर मोल से मोल में डायरेक्ट जाना है तो फिर वो स्टेप नंबर 2 ही बन जाएगा हमारा। तो वो फिर जो है आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन आप इस मेथड को अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, आप किसी भी जगह पे किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप लगा सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है ना? तो अब हम आगे चलते हैं। तो तमाम बातें करने के बाद अब हम काबिल हैं कि हम स्टेशियोमेट्री में उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब आ गई है एग्जाम्पल 4.3 और इसका सवाल ये रहा, और इसके अंदर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो भी आपके सामने आ चुकी है। सवाल क्या है? When 100 ग्राम of magnesium is treated with dilute hydrochloric acid, what volume of hydrogen can be collected at STP? आपको गिवन क्या है? आप हमें गिवन है मैग्नीशियम का मास इन ग्राम, और मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ, और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो भी हाइड्रोजन गैस बन रही है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है STP पर। अगेन वही वाली बात के जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम का जिक्र होगा तो हमें STP गिवन होगा। अब जो अभी हमने बात की थी एक जनरल मेथड में, अब हम उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। यानी जो जनरल मेथड मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था, अब यहाँ पर हम उसको एज इट इज अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर हमारे पास नोन सब्सटेंस कौन है? मैग्नीशियम जो है उसका मास मुझे दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम वो सब्सटेंस है जिसकी मुझे क्वांटिटी दी हुई है मास, और हाइड्रोजन अननोन सब्सटेंस है जो कि इसका मुझे निकालना है वॉल्यूम। तो बिल्कुल इसके स्टेप्स वही सारे होंगे कि जो मुझे मैग्नीशियम का मास दिया हुआ है मैं मास को कन्वर्ट कर लूंगा मोल्स में, और फिर मैग्नीशियम के मोल्स आ चुके होंगे तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी आपको सब्सटेंस की जो भी क्वांटिटी दी गई है आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो। तो स्टेप नंबर 1 के मुताबिक मैं क्या करूंगा, मैग्नीशियम का जो भी मुझे मास इन ग्राम दिया हुआ है उसको मैं मोलर मास से डिवाइड करके मैं कन्वर्ट कर दूंगा मैग्नीशियम के मोल्स में। फिर मेरे पास मैग्नीशियम के मोल्स आ चुके होंगे, तो अब हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर, और स्टेप नंबर 2 में आने के बाद मैग्नीशियम के मोल से मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकालूंगा, वही पैटर्न से, स्टेटमेंट वाले पैटर्न से कि इक्वेशन क्या कह रही है, यूनिटी और फिर गिवन। और जब मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स आ चुके होंगे तो हाइड्रोजन के मोल्स को मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के। तो वर्बली तो हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, आइए जरा इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा में आ जाते हैं गिवन में। गिवन में मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है, और फिर और इसके अलावा आपको ये दिया जाएगा मोलर मास भी, ऑब्वियसली केमिस्ट्री के पेपर में एटॉमिक मास और साथ में एटॉमिक नंबर ये सब दिया जाता है। तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम भी आपको दिया गया है, और आपको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है जो कि STP पर आ रहा होगा। सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा बहुत ज्यादा क्लियर है कि मैग्नीशियम के मास को मैग्नीशियम की मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि हम मास इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। मैग्नीशियम के मोल्स आ चुके हैं, फिर हम हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा, और इसके लिए हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन के मुताबिक क्या स्टेटमेंट आपको नजर भी आ रहा होगा, इक्वेशन में मैग्नीशियम का कोएफिशिएंट 1 है और हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो इक्वेशन के मुताबिक हम क्या लिखेंगे, सबसे वही पैटर्न के नोन का जिक्र पहले, मैग्नीशियम के मोल्स मुझे पता है तो मैग्नीशियम नोन हो गया, नोन का जिक्र पहले, बीच में इक्वल्स टू, और फिर अननोन का जिक्र, और इक्वेशन के मुताबिक 1 1 पहले से, तो यहाँ पे यूनिटरी ऑलरेडी लगा हुआ है, जस्ट हम यूनिटरी को स्किप करेंगे क्योंकि आपका जो इक्वेशन था वही यूनिटरी है। तो डायरेक्ट फिर आप कहाँ जाओगे, गिवन वाले पार्ट पर आओगे कि बोथ साइड्स पर जो गिवन मोल्स है मैग्नीशियम के उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसके इस तरह से मेरे पास हाइड्रोजन के मोल्स भी आ गए। अब बहुत आसान, स्टेप नंबर 3, हाइड्रोजन के मोल्स आ चुके हैं, मैं इसको अब वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 93.47 डेसीमीटर क्यूब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अपनी अपनी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है उस वक्त नहीं समझ आया था तो जनरल मेथड पढ़ने के बाद आई होप सो कि अब आपको स्टेशियोमेट्री के तमाम न्यूमेरिकल्स आसानी से समझ आ जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं।
आगे आपने करना ये है कि कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इसको एज होमवर्क में सॉल्व कर लेना है। और साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 4.5 का क्वेश्चन है और जिसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी दे दी गई है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने जो है ना होमवर्क के तौर पे कर लेना है। मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत आसान है। CAE 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपने करना ये है कि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इसमें हमें जिंक के मास को निकालना है और हमें दिया गया है हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है और हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में डील करता है। तो इसका मतलब मुझे सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। डेसीमीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब छोटी यूनिट है और जब छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, यानी 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ चुका होगा डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। अब अब तमाम स्टेप्स आपको खुद भी पता है, ठीक है ना। तो सिंपल क्या होगा कि स्टेप नंबर 1 कि हाइड्रोजन के वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना, और वही फॉर्मूले से किया जाएगा। फिर हाइड्रोजन के मोल से जिंक के मोल को निकाला जाएगा और फिर जिंक के मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा मोलर मास की मदद से। और जो कि मोलर मास मैंने आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो आपको नजर भी आ रहा होगा। बस फर्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस है प्रोडक्ट वो गिवन है और रिएक्टेंट वाला सब्सटेंस जो है वो हमें निकालना है। तो जब आप स्टेप नंबर 2 में जब आप मोल रेशियो मेथड लगाओगे ना तो स्टेटमेंट लिखते वक्त भी हाइड्रोजन का जिक्र पहले होगा, क्योंकि जैसे कि जनरल मेथड मैंने आपको बताया कि नोन का जिक्र पहले, बीच में इक्वल्स टू और फिर अननोन का जिक्र। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से CAE 4.2। और अगर मैं एग्जाम्पल 4.5 की बात करूंगा तो वो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसमें क्या करना है, हमें बताने कि हाउ मच MgO फॉर्म्ड व्हेन 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ O2, आल्सो कैलकुलेट मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे मुझे मैग्नीशियम के मोल्स दिए हुए हैं 4 मोल्स और ये इसका रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ और हमें O2 के मोल्स भी निकालने हैं और साथ में मुझे MgO के हाउ मच लिखा हुआ है, हाउ मच MgO, मतलब सपोज करेंगे हमें MgO के मोल्स निकालने हैं या मास भी निकालना है तो आप ये भी आसानी से कर सकते हो। अच्छा सिंपल, जहाँ पर बात कर रहा हूँ मुझे इस न्यूमेरिकल में मोल टू मोल मेथड भी नजर आ रहा है। अच्छा जहाँ पर मोल टू मोल मेथड होगा ना तो वहाँ पे फिर जैसे मोल टू मोल मेथड का मतलब ये हुआ कि सपोज करें कि मुझे मोल किसी एक सब्सटेंस का गिवन है और मुझे मोल ही निकालना है, तो उस केस में जो हमारा जर्नल मेथड है उसका स्टेप नंबर 1 स्किप हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी गिवन ही मोल है आपको, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी। और चूंकि निकालना ही मोल है तो स्टेप नंबर 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ स्टेप नंबर 2 में आपका पूरा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 4.6 पर। अच्छा एग्जाम्पल 4.6 के अंदर क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पोटेशियम क्लोरेट जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है मैचेस बनाने में, डाइस बनाने में और इसकी डिकम्पोजिशन कराई जा रही है तो ये प्रोड्यूस कर रहा है KCl और ऑक्सीजन गैस को। अब हमें गिवन क्या है, हमें KClO3 का मास दिया हुआ है 25 ग्राम जिसको डिकम्पोज किया जा रहा है और हमें क्वांटिटीज निकालनी है, मतलब A और B अननोन है हमारा। इसको जरा पढ़ लेते हैं। हमें ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं और ऑक्सीजन का ही मास निकालना है और हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ चुकी है। बहुत आसान है और हम उसी अप्रोच जनरल स्टीशियोमेट्री मेथड को ही फॉलो करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा में गिवन पर देख लेते हैं। गिवन में हमें KClO3 का मास दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें A पार्ट में ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं और B पार्ट में हमें मास ऑफ O2 निकालना है। तो आपकी क्या अप्रोच होगी, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारी अप्रोच क्या होगी, स्टेप नंबर 1 कि हमें KClO3 का जो भी मास दिया हुआ है हम उससे KClO3 के मोल्स निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, मोलर मास से डिवाइड करके। अच्छा ये कैसे होगा कि इसमें सवाल में से लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको खैर बता दिया जाएगा। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो जरा हम आगे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम निकालें सबसे पहले KClO3 के और मास इन ग्राम 25 हमें दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने जो है वो मोलर मास निकाला हुआ है, लेकिन आप अपने कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। पोटेशियम का होगा 39 प्लस 35.5 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर आ जाएगा 122.5। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ चुका होगा, पोटेशियम क्लोरेट के मोल्स आ गए। अच्छा पोटेशियम क्लोरेट के मोल्स आ गए, पोटेशियम क्लोरेट के मोल से हम ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे, ठीक है ना। तो और उसके लिए हम वही स्टेप नंबर 2 पर आ गए, ये मोल रेशियो मेथड और उसके लिए हम वही स्टेटमेंट से काम लेंगे। इक्वेशन के मुताबिक क्या है, यूनिटरी लगाएंगे और फिर गिवन हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या कह रही है, और इक्वेशन में वही अगेन नोन का जिक्र पहले, बीच में इक्वल्स टू और फिर अननोन का जिक्र। तो नोन कौन है हमारा, KClO3 नोन है
और इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ KClO3 कितने मोल्स बना रहे हैं वो 2 के 3 मोल बना रहे हैं और उसमें हम लगा देंगे यूनिटरी मतलब जहाँ पे 2 मोल लिखा हुआ है 2 की जगह पे आ जाएगा 1 और 2 कहाँ चला जाएगा 3 के नीचे चला जाएगा जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर हमारा गिवन क्या है 0.204 ये बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई होगा और हमारा फाइनल आंसर ऑक्सीजन के मोल्स आ चुके हैं। अच्छा ए पार्ट में हमें ऑक्सीजन के मोल्स ही निकालने थे तो मोल को मोल में रहने देंगे लेकिन बी पार्ट में हमें ऑक्सीजन का मास भी चाहिए तो वही स्टेप नंबर 3 हो जाएगा कि मोल को मास में कन्वर्ट कर देंगे और कैसे करेंगे मोलर मास की मदद से तो यहाँ पर हमें जो भी हमने ऊपर वाले स्टेप में मोल्स निकाले थे उसको मोलर मास जो कि ऑक्सीजन का 32 होता है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास मास ऑफ O2 आ जाएगा 9.792 ग्राम्स। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे इस लेक्चर के अंदर नहीं लेक्चर नंबर 2 में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके स्टेशियोमेट्री के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन रहे होंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना अच्छे से आ रहा होगा और अब हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर मजीद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हमारे जो अपकमिंग टॉपिक्स होंगे उसमें हम सॉल्यूशन स्टेशियोमेट्री को कवर करेंगे साथ हम कवर करेंगे लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को और साथ में लास्ट टॉपिक होगा हमारा परसेंटेज यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और जो भी अपना फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं साथ ही साथ जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे होमवर्क में ऐड करे हैं उसके जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं आप वो कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं ताकि उन आंसर्स को वेरीफाई किया जा सके तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे अल्लाह हाफिज़